नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो हम सेशन यहाँ पे देखेंगे, आज का जो लैंग्वेज एंड सोशल साइंस थर्ड पेपर है हमारा, आखिरी पड़ाव पे हमें, यानी आखिरी जो है सेशन हमारा चल रहा है, ये आखिरी वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा कोई वीडियो नहीं आएगा इससे रिलेटेड। इसके बाद डायरेक्टली हमारा मैराथन चलेगा। एक ही वीडियो हम यहाँ पे 2.5 या 3 घंटे का होगा, जिसके अंतर्गत हम सभी कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो इसके अंतर्गत कुछ यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे साम्राज्यवाद हो गया, ठीक है, प्रजातंत्र हो गया, फासीवाद हो गया। इन सब तथ्यों का समझने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए देख लेते हैं साम्राज्यवाद क्या है। तो साम्राज्यवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति व गौरव बढ़ाने के लिए अन्य राष्ट्र देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। जैसे चाइना को मान सकते हैं। ठीक है, चाइना क्या है? साम्राज्यवादी राज्य है। यानी क्या करता है? यह अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी अन्य राष्ट्र पर, ठीक है, किसी अन्य राष्ट्र पर क्या कर सकता है कि उसकी प्राकृतिक व मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है और उसे अपने कब्जे में कर लेता है। जैसे चाइना जो है बीजिंग को जो है अपने कब्जे में कर लिया था, तो वो क्या हो जाएगा? साम्राज्यवाद हो जाएगा। यानी साम्राज्यवाद का वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार कोई महत्वाकांक्षी राष्ट्र अपनी शक्ति और वह गौरव बढ़ाने के लिए अन्य देशों के प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। यह जो है जो हथियाता है वो आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना है एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विभिन्न अधिकारियों से वंचित करना है। देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है। यानी जो क्षेत्र है उसको अपने कब्जे में ले लेना है, वहाँ की शासन व्यवस्था को अपने कब्जे में हथिया लेना है। अब वह शासन व्यवस्था आर्थिक भी हो सकती है, ठीक है, कि आप यहाँ पे अपना राजकाज संभालिए, सिर्फ हम यहाँ पे आर्थिक जो भी आर्थिक पूंजी होगी उस पर अधिकार हमारा होगा। या फिर कई बार क्या होता है सांस्कृतिक, ठीक है, वहाँ पे अपना सांस्कृतिक वर्चस्व स्थापित कर लेता है, या फिर किसी अन्य तरीके से हो सकता है। तो आर्थिक, सांस्कृतिक या अन्य किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसका सबसे प्रत्यक्ष रूप किसी क्षेत्र को अपने राजनीतिक अधिकार में ले लेना है एवं उस क्षेत्र के निवासियों को विभिन्न अधिकारों से वंचित करना है, और देश के नियंत्रित क्षेत्रों को साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, इसलिए पहले क्या होता था कि साम्राज्य विस्तार होता था, यानी एक राजा दूसरे राजा पर क्या कर लेते थे, युद्ध करके जो है उस साम्राज्य को अपने अंतर्गत मिला लेते थे, अपने साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है, तो राष्ट्र राज्य अपनी सीमाओं में के बाहर जाकर दूसरे देशों से अपना हस्तक्षेप करता है। बात करते हैं तो साम्राज्यवाद का सिद्धांत लेनिन ने विकसित किया था। लेनिन ने सन 1916 में अपनी पुस्तक साम्राज्यवाद में पूंजीवाद के अंतिम चरण में लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ है वहाँ साम्राज्यवाद को लेनिन ने साम्राज्यवादी क्रांति के पूर्व बेला माना है। ठीक है, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साम्राज्यवाद का सिद्धांत जो थे वो लेनिन ने दिया था, पहली बात। ठीक है, और लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक जो लिखी थी, इनके द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी साम्राज्यवाद में पूंजीवाद में लिखा था कि अंतिम चरण में लिखा है कि साम्राज्यवाद एक निश्चित आर्थिक व्यवस्था है जो पूंजीवाद के चरम विकास के समय उत्पन्न होती है। यानी पूंजीवाद का, जब किसी देश में पूंजीवाद का विकास बहुत उसके अंतिम चरण में होता है, यानी चरम पर होता है, तब जाकर वहाँ पे साम्राज्यवाद का विस्तार होता है। ठीक है, साम्राज्यवाद उत्पन्न होता है। जिन राष्ट्रों में पूंजीवाद का चरम विकास नहीं हुआ होता है वहाँ पर साम्राज्यवाद, लेनिन ने साम्राज्यवादी क्रांति का पूर्व बेला का माना है, मतलब अभी वहाँ पर साम्राज्यवाद विकसित नहीं हो सकता। अब चार्ल्स बेड के अनुसार क्या कहा है? चार्ल्स बेड ने कहा है कि जब राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवादी कहलाती है। मतलब कि राष्ट्रों की कमजोर एवं पिछड़े लोगों पर शासन करने की इच्छा व नीति ही साम्राज्यवाद कहलाती है। यानी कि राष्ट्र की कमजोर एवं पिछड़े, मान लीजिए कोई राष्ट्र जो है वो कमज़ोर है और उसके पिछड़े लोग हैं, तो उस पर अगर आप हथियार लेते हैं उसको किसी तरीके से, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो साम्राज्यवाद कहलाएगा। ये चार्ल्स बेड के अनुसार था। 16वीं शताब्दी में भौगोलिक अन्वेषण के फलस्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का युग आया। कितनी 16वीं में? 16वीं शताब्दी में। तो 16वीं शताब्दी में भौगोलिक अन्वेषण के फलस्वरूप औपनिवेशिक साम्राज्यों का युग आया, और इस साम्राज्यवादी युग को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। एक पुराना साम्राज्यवाद, एक नया साम्राज्यवाद। ठीक है, नवीन साम्राज्यवाद को समझने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए,
पुराना साम्राज्यवाद क्या था? तो पुराना साम्राज्यवाद के अंतर्गत साम्राज्यवाद का आरंभ 15वीं शताब्दी से माना जा सकता है, जो पुराना साम्राज्यवाद था। ठीक है, जब स्पेन व पुर्तगाल ने कदम बढ़ाया। सर्वप्रथम साम्राज्यवाद को बढ़ावा किसने दिया? स्पेन एवं पुर्तगाल। यही ऐसे दो देश थे जो कि साम्राज्यवाद को 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम जो है बढ़ावा दिए थे। तो साम्राज्यवाद का आरंभ 15वीं शताब्दी से माना जा सकता है, जब स्पेन व पुर्तगाल ने कदम बढ़ाया। इस क्षेत्र में साम्राज्यवाद का यह दौर 18वीं शताब्दी के अंत तक चला, यानी 1700 समथिंग तक चला था। ठीक है, यही 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक ये चला था। और स्पेन और पुर्तगाल ने तमाम देशों को खोज कर वहाँ अपनी व्यापारिक चौकियाँ स्थापित कर ली थी। अब जो है उस समय क्या होता था कि जब उस समय आते थे तो उनका जो उद्देश्य होता था सिर्फ व्यापार करने के उद्देश्य से वो आते थे, चाहे वो स्पेन हो चाहे पुर्तगाल। धीरे धीरे फ्रांस व इंग्लैंड ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया और इंग्लैंड का औपनिवेशिक साम्राज्य संपूर्ण विश्व में स्थापित हो गया। किसका? इंग्लैंड का, जिससे भारत 1947 में आज़ादी पा सका। ठीक है, इंग्लैंड जो है वो महासाम्राज्यवाद के रूप में बनकर उभरा था, सामने आया था। अब नवीन साम्राज्यवाद की बात किया जाए तो 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवाद के नवीन रूप धारण कर लिया था और 1890 ईस्वी के बाद यूरोप के देशों में साम्राज्यवाद की भावना नए रूप से सामने आई। यह नव साम्राज्यवाद पहले के उपनिवेशिक से आर्थिक व सामाजिक से भिन्न था। पुराना साम्राज्यवाद वाणिज्यवादी था। यह भारत को या चीन या फिर दक्षिण पूर्व एशिया यूरोपीय व्यापारी या फिर स्थानीय सौदागरों से उनका माल खरीदते थे और मार्गों की सुरक्षा के लिए कुछ एक स्थान पर कार्यालयों तथा व्यापारिक केंद्रों की रक्षा के अतिरिक्त यूरोपीय राष्ट्रों के राष्ट्र या भूमि की भूख नहीं थी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में वही समझाने का प्रयास किया गया था कि स्टार्टिंग में जो सभी देश थे, ठीक है, जो यूरोपीय देश थे, उनका सिर्फ यही उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर क्या किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर देशों के साथ व्यापार किया जाए और उस समय जो है व्यापार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, व्यापार करना क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था। ज़मीन को हड़पना मुख्य उद्देश्य नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता चला गया इनके विचार में परिवर्तन आया और साम्राज्यवाद एक नए रूप में उभर कर सामने आया कि ये लोग क्या करने लगे, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से वो हस्तक्षेप करने लगे देश की अर्थव्यवस्था में। नए साम्राज्यवाद के दौर में अब सुनियोजित ढंग से यूरोपीय देश के पिछड़े इलाके में प्रवेश कर उन पर प्रभुत्व जमाने लगे और इन क्षेत्रों में उन्होंने पूंजी लगाई और बड़े पैमाने पर खेती आरंभ कर दी और खनिज तथा अन्य उद्योग स्थापित किए। संचार और आवागमन के साधनों का विकास किया तथा सांस्कृतिक जीवन में भी हस्तक्षेप किया। अपने प्रशासित इलाकों को परंपरागत अर्थव्यवस्था और उत्पादन अर्थव्यवस्था को विनिष्ट करके बहुसंख्यक स्थानीय लोगों को विदेशी मामलों पर आश्रित बना दिया। ठीक है, इस तरीके से अब संसाधनों के साधन क्या थे? सैनिक साम्राज्यवाद पहला है। सैनिक साम्राज्यवाद साम्राज्यवाद के साधन के अंतर्गत हम देखेंगे। पहला है सैनिक साम्राज्यवाद। देखिए, यह साम्राज्य निर्माण का सबसे स्पष्ट, प्राचीन और दमनकारी तरीका है। सैनिक साम्राज्यवाद प्रत्यक्ष सैनिक आक्रमण के द्वारा अपने लक्ष्य को पूरा करने का प्रयत्न करता है। आधुनिक युग में हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, लुईस 14वां और कई शासकों ने सैनिक विजय के इस साधन का प्रयोग किया, यानी अपना सैनिक लेकर करके डायरेक्टली उस पर किसी भी देश पर हमला बोल देना। ठीक है, उसके साम्राज्य पर हमला बोल करके उसके सभी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों पर अपना कब्जा जमा लेना। ठीक है, तो इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्राचीन समय में तो बहुत होता था। राजा महाराजा क्या होते थे, अपने देश से, अपने प्रांत से दूसरे प्रांत पर जो है हमला करते थे। जो है उनका सैनिक अगर दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो अगर वो मजबूत होते थे तो वो हमला करके उस राज्य को अपने में विलीन कर लेते थे। अब अगर आधुनिक समय में देखा जाए तो ये जो नीति जो है ये हिटलर, मुसोलिनी, नेपोलियन, लुईस 14वां और कई शासकों ने अपनाया, जिन्होंने क्या करते थे, वे अपने सैनिकों के द्वारा किसी भी राष्ट्र पर हमला कर देते थे और उसको हथिया लेते थे, अपने राज्य के अंतर्गत मिला लेते थे। अब आर्थिक साम्राज्यवाद, दूसरा जो है आर्थिक साम्राज्यवाद क्या होता था कि कमजोर तथा निर्धन राष्ट्रों पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए शेष आर्थिक शक्ति का प्रयोग करना साम्राज्यवाद संगत साधन है। जैसे आज चाइना करता है, क्या करता है, आर्थिक रूप से उसको
कमज़ोर बना देना। मान लीजिए किसी देश को आपने पैसे दे दिए और वहाँ पर आपने डीलिंग कर ली कि हाँ, अगर आप पैसा इतने दिन में नहीं लौटाते हैं तो आपका जो साम्राज्य होगा वो हमारे अंदर विलीन कर लिया जाएगा। इन तरीकों को अपनाते थे। अगला है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। सांस्कृतिक की श्रेष्ठता, विचारधारा तथा साम्राज्यवाद शक्ति की जीवन शैली से दूसरे राष्ट्रों को व्यक्तियों के मस्तिष्क पर नियंत्रण रखता है और सांस्कृतिक साम्राज्यवादी शक्ति की संस्कृति तथा विचारधारा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन या विचार हुआ। तो सांस्कृतिक साम्राज्यवाद क्या होता था कि कई बार क्या होता था कि देश जो है अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करके उस देश को हथिया लेते थे। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हैं। अभी हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी है, यानी लोकतंत्र है। इसको समझने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र क्या है कि आप लोग पता भी होगा कि जो राष्ट्रपति थे यूएसए के अर्थात यूनाइटेड स्टेट अमेरिका को, उन्होंने क्या कहा था, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था कि लोकतंत्र सरल भाषा में अगर परिभाषित किया जाए तो लोगों के लिए लोगों के द्वारा शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र शासन कहलाता है। तो इसको प्रजातंत्र, लोकतंत्र तथा जनतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। क्या प्रजातंत्र, लोकतंत्र या फिर जनतंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ है जनता का शासन है। लोकतंत्र अंग्रेजी में डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, क्या बना है, क्रेशिया, डेमो और क्रेशिया और क्रेटोस से बना है। डेमोस और क्रेटोस से, माफ़ कीजिएगा, डेमोस और क्रेटोस से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, जनता। जनता, डेमोस का क्या अर्थ होता है, जनता, और क्रेटोस का क्या अर्थ होता है, शक्ति, यानी जनशक्ति। इस प्रकार से डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है, जनता की शक्ति अर्थात जनशक्ति। अतः लोकतंत्र का अर्थ उन शासन प्रणाली से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या फिर वर्ग विशेष में निहित न रहकर जनसाधारण में निहित रहती। तो हमने क्या देखा कि इसको प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र के नाम से जाना जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि इसका अर्थ क्या है, जनता का शासन है। लोकतंत्र अंग्रेजी में डेमोक्रेसी शब्द से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद है लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या है, ये ग्रीक भाषा से दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमोस, दूसरा है क्रेटोस। डेमोस का अर्थ है जनता, क्रेटोस का अर्थ है शक्ति अर्थात जनशक्ति या फिर जनता की शक्ति। इस तरीके से लोकतंत्र का अर्थ है उस शासन व्यवस्था से है जिसमें शासन शक्ति एक व्यक्ति या वर्ग विशेष में निहित न रह करके जनसाधारण में निहित रहती है। अब लोकतंत्र की परिभाषा की बात किया जाए तो अरस्तू के अनुसार क्या है, जनतंत्र क्या है, बहुजनों की सरकार है। ठीक है, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरस्तू के अनुसार जनतंत्र बहुजनों का सरकार है। अब्राहम लिंकन ने क्या था कि जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए शासन क्या कहलाता है, अब्राहम लिंकन के द्वारा लोकतंत्र कहलाता है। शीले के अनुसार जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। क्या है, जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। वहीं रायबर्न के अनुसार जनतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक समाज प्रत्येक नागरिक व्यक्ति से अधिक कल्याण का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। रायबर्न के अनुसार जनतंत्र ऐसी व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक नागरिक समाज का तथा समाज प्रत्येक व्यक्ति का अधिक से अधिक कल्याण करता है। यानी समाज के द्वारा व्यक्ति का कल्याण होता है और व्यक्ति के द्वारा समाज का कल्याण होता है। यही क्या है, लोकतंत्र है। ठीक है, अरस्तू ने क्या कहा था, जनतंत्र बहुजनों का सरकार है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था क्या करती है, लोकतंत्र कहलाती है। शीले के अनुसार जनतंत्र वह सरकार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। जनतंत्र की विशेषताओं की बात किया जाए तो जनतंत्र एक जीवन शैली है। जनतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि चुनती है। जनतंत्र जनता की इच्छा शक्ति है और जनतंत्र में जनता का प्रभुत्व होता है। जनता उन प्रतिनिधियों को चुनने का प्रयास करती है जो उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, यानी जो शासक हमको लगेगा कि हमारे वो तमाम ज़रूरतों को पूरा कर सकेगा, हम उसी को शासन व्यवस्था उसी के हाथ में हम सौंपेंगे। जनतंत्र में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है जो 18 वर्ष की उम्र क्रॉस कर गए होते हैं। जनतंत्र में जनता के मूल अधिकार होते हैं और जनतंत्र में चुनाव में खड़े होने का बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार होता है। जनतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता को सरकार बदलने तथा बनाने का अधिकार भी होता है। जनतंत्र में क्या है, जनतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता को सरकार बदलने तथा बनाने का अधिकार भी होता है। यानी लोगों का शासन होता है तो जब चाहेंगे वो
एक सीमित अवधि के बाद वो सरकार को गिरा सकती हैं और दूसरी सरकार खड़ी कर सकती हैं। जनतंत्र में प्रायः कई राजनीतिक दल होते हैं, आपको पता होगा, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, ठीक है। जनतंत्र में चुनाव प्रायः कई राजनीतिक दल होते हैं और जनतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को आदर दिया जाता है, यानी जनतंत्र में जो व्यक्ति की गरिमा है उसको आदर दिया जाता है। और जनतंत्र में नागरिकों का तर्क शक्ति पर विश्वास किया जाता है और जनतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। साथ ही साथ में जनतंत्र में 3 अंग अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका होते हैं। साथ ही साथ में जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए स्वतंत्र चुनाव आयोग का भी गठन किया गया है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये चीज़ें देख ली। हमने क्या देखा कि जनतंत्र एक जीवन शैली है, जनतंत्र शासन की वह पद्धति है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनती है, जनतंत्र जनता की इच्छा शक्ति है, जनतंत्र में जनता का प्रमुख प्रभुत्व होता है, जनता उन प्रतिनिधियों को चुनने का प्रयास करती है जो उनकी आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं को प्रतिनिधित्व करती है, जनतंत्र में सभी वयस्कों को मत देने का अधिकार होता है, जनतंत्र में जनता के मूल अधिकार होते हैं, जनतंत्र में चुनाव में खड़े होने के बिना किसी भेदभाव के सभी को अधिकार दिया गया है, सभी लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। जनतंत्र में चुनाव के माध्यम से जनता को सरकार बदलने तथा बनाने का अधिकार भी होता है और जनतंत्र में प्रायः कई राजनीतिक दल होते हैं। जनतंत्र में चुनाव प्रायः कई राजनीतिक दल होते हैं। जनतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को आदर दिया जाता है। जनतंत्र में नागरिकों की तर्क शक्ति पर विश्वास किया जाता है। जनतंत्र में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। जनतंत्र में 3 अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका होती है। जनतंत्र में निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था की गई है। अब लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों की अगर बात किया जाए तो बात करते हैं लोकतंत्र के मूल सिद्धांत क्या है। स्वतंत्रता पहले सिद्धांत है। देखिए, स्वतंत्रता लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके अभाव में मानव अपनी शक्तियों का विकास नहीं कर सकता है। यानी लोकतंत्र अगर किसी देश में है तो उस देश में व्यक्ति को स्वतंत्रता अवश्य मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी बिना स्वतंत्रता के हम किसी भी देश को जो है लोकतंत्र नहीं कह सकते हैं। दूसरा है इक्वलिटी अर्थात समानता की बात कही गई है। यानी लोकतंत्र में किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होता है। इसमें सभी व्यक्ति समान होते हैं, चाहे वे किसी जाति, किसी प्रजाति या लिंग, धर्म व फिर वर्ग के क्यों न हो। दूसरा है भ्रातृत्व भावना, भाईचारा, ठीक है, जो व्यक्ति तथा सामूहिक हित की उन्नति के लिए कार्य करती है और व्यक्ति तथा समूह दोनों का हित पारस्परिक पर निर्भर करता है। उपयुक्त सामाजिक संबंधों के लिए भ्रातृत्व भाव आवश्यक है। यही भाव लोकतंत्रीय समाज की रचना करती है। यानी लोगों के बीच में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। न्याय की बात करता है, लोकतंत्र में न्याय भी होनी चाहिए। यानी लोकतंत्र में न्याय की दृष्टि से अमीर व गरीब, निर्बल या शक्तिशाली सभी समान हैं, उनके साथ किसी भी प्रकार का कानूनी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और भारतीय लोकतंत्र में आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक न्याय की स्थापना पर बल दिया जाएगा। अब लोकतंत्र के मूल्यों की बात किया जाए तो लोकतंत्रीय पद्धतियों को अपनाने वाले व्यक्तियों के जीवन दर्शन के कुछ मूल्य होते हैं जिनका पालन करना लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक होता है। जैसे सहनशीलता, व्यक्ति का आदर करना, परिवर्तन में आस्था रखना और समझाने बुझाने में परिवर्तन रखना और सेवा भाव, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं लोकतंत्र को महत्वपूर्ण बनाती हैं, ठीक है। तो हमने इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखी। हमने देखा कि स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व भावना, न्याय, ठीक है, और लोकतंत्र के मूल्यों को हमने समझने का प्रयास किया। लोकतंत्र के कौन कौन से मूल्य हैं। सहनशीलता, व्यक्ति का आदर, परिवर्तन में आस्था और समझाने बुझाने में परिवर्तन। इस तरीके से हमने ये चीज़ें चैप्टर समाप्त कर दिया है। हो सकता है आपको थोड़ा सा स्पीड थोड़ा सा तेज़ लगे, इसको स्पीड को आप कम भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कम लगती है तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। जैसा भी आपको हो फीडबैक जरूर दिया कीजिए, ठीक है। आप PDF को जो है इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। और कोई भी कमी हो तो आप डेफिनेटली उसको सुधारिएगा बताइएगा, हम सुधारेंगे, ठीक है। और ये हमारा लास्ट सेशन था इस टॉपिक से लेकर, इस पूरे पेपर से लेकर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।